नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग अपना इकाई 8 कौन सा इकाई कर रहे हैं? अपना इकाई 8 जीवों में श्वसन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें से हमने अभी तक क्या क्या चर्चा किया कि श्वसन क्या है ना? और श्वसन दर क्या है, श्वसन की आवश्यकता क्यों होती है, ठीक है। और हमने इन सब के और मनुष्य के श्वसन के विभिन्न अंगों के बारे में हमने चर्चा किया। अब जो है हम श्वसन प्रक्रिया क्या है ये देखते हैं। तो क्या होता है जब अंतः श्वसन में क्या जब हम अंतः श्वसन लिया जाता है तब क्या होता है? ऑक्सीजन युक्त वायु जो होती है वो कहाँ से गुजरती है? हमारी नासा द्वार यानी जो नाक के द्वार है, द्वार से होते हुए कहाँ को जाती है? नासा गुहा में प्रवेश करती है। और नासा गुहा से होते हुए ये वायु ग्रसनी में प्रवेश करती है, ठीक है। और जब ग्रसनी में पहुंचती है तो ग्रसनी से होते हुए जो वायु जो है श्वास नली के दोनों शाखा यानी दाई श्वसनी और बाह्य श्वसनी के द्वारा कहाँ पर प्रवेश करती है? यानी जो श्वास नली है ना, श्वास नली से गुजरते हुए कहाँ पर जाती है? श्वसनिया, है ना। कहाँ पर जाती है? श्वसनिया में जाती है, यानी दाई श्वसनी और बाई श्वसनी इन दोनों के द्वारा कहाँ पर पहुंचती है? फेफड़ों तक पहुंचती है, ठीक है। दाएं और बाएं फेफड़ों में जाती है। तो इसको क्या कीजिएगा आप? इसको आप लिखकर याद कर लीजिएगा इस चक्र को, ठीक है। तभी आपको ठीक से याद होगा। फिर जो है हम लोग देखते हैं कि किस तरह से जो मानव में श्वसन क्रिया की विधि, ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इसके लिए हम लोग एक डायग्राम को पहले देखते हैं। आपकी किताब में एक चित्र दे रखा है, पहले आप क्या करोगे? उस चित्र को जरा देख लोगे, ठीक है। देखते हैं। तो ये जो चित्र आपकी किताब में दे रखा है इसको जरा ध्यान से देखिए। चित्र 8.4, ठीक है। इसमें क दे रखा है अंतः श्वसन और ख दे रखा है उच्छ्वसन। तो ये दोनों को हम लोग जरा देख लेते हैं। तो देखिए, तो इसमें क्या हो रहा है? अंतः श्वसन में क्या देख रहे हो आप? पसलियां बाहर की ओर गति करती है ना। क्या देख रहे हो? पसलियां जो है बाहर की ओर गति कर रही है। यानी फेफड़े जो है कहाँ पर स्थित होते हैं? जो फेफड़े होते हैं वक्ष गुहा में स्थित होते हैं, ठीक है। जिसे आधार प्रदान करने के लिए एक पेशीय परत है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायफ्राम बोलते हैं, डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम होती है। और डायफ्राम जो है अंतः श्वसन में क्या होता है? श्वसन के समय नीचे की ओर गति करती है। कहाँ की ओर गति करती है? नीचे की ओर गति करती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है? ये जो वक्ष गुहा होता है का आयतन बढ़ जाता है, देख रहे हो ना। ये क्या होता है? बढ़ जाता है और वायु फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। वायु कहाँ को प्रवेश कर जाती है? फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। और ये देखिए उच्छ्वसन, देखिए उच्छ्वसन में क्या होता है? में पसलियां पसलियां जो है क्या हो रहा है? नीचे अंदर की ओर गति करती है। कहाँ की ओर गति करती है? ये जो है नीचे अंदर की ओर गति करती है। और डायफ्राम ऊपर की ओर, डायफ्राम देख रहे हो ना, ये कहाँ की ओर जा रहा है? ये ऊपर की ओर। और अपनी क्या करता है? डायफ्राम ऊपर की ओर और अपनी पूर्व स्थिति में क्या होता है? आ जाता है, ठीक है। और इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से वक्ष जो है फैलता है और किस तरह से वक्ष क्या होता है? सिकुड़ता है। और अंतः श्वसन में ली गई ऑक्सीजन क्या होती है? कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज को किस में बदल देती है? ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में विखंडित कर देती है। किस में विखंडित करती है? जल में, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में विखंडित कर देती है। और इस क्रिया में क्या होता है? ऊर्जा विमुक्त होती है। ऊर्जा जो है बाहर की ओर जाता है, मुक्त होती है, जिसका उपयोग हम लोग किस में करते हैं? जो हमारे दैनिक जीवन के जो पाचन क्रिया है, श्वासन क्रिया है, उत्सर्जन क्रिया है, इन सब में करते हैं। और इसी ऊर्जा के कारण क्या होता है कि हम सभी अपने पूरे दैनिक कार्य कर पाते हैं, ठीक है। और यह जो पूरी प्रक्रिया कहाँ पर होती है बच्चों? ये कोशिका में होती है। और अतः इसे क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन कहते हैं। तो इस डायग्राम को आप जरा अच्छे से समझ लीजिएगा। तो
फेफड़े, क्या क्या देखा हमने इसमें? जो फेफड़े जो होते हैं ये कहाँ पर स्थित होते हैं? वक्ष गुहा में, है ना? वक्ष गुहा में स्थित होते हैं फेफड़े, जिससे क्या होता है? आधार प्रदान करने के लिए पेशीय परत, पेशीय परत को क्या कहते हैं? जिसको जो है पेशीय परत, ठीक है, पेशीय परत को हम लोग क्या कहते हैं? पेशीय परत को डायाफ्राम कहते हैं, डायाफ्राम, ठीक है, डायाफ्राम कहते हैं। और ये जो डायाफ्राम होता है ये क्या है? अंतः श्वसन के समय नीचे की ओर गति करती है। कौन से समय पर? अंतः श्वसन। कहाँ के गति करती है? नीचे की ओर गति करती है। और परिणाम स्वरूप क्या होता है? जो वक्ष गुहा होता है उसका आयतन बढ़ जाता है, वायु फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। और उच्च श्वसन में, जो उच्च श्वसन होती है उसमें जो पसलियां क्या होती है? पसलियां, पसलियां जो है नीचे अंदर की ओर गति करती है। पसलियां कहाँ को गति करती है? नीचे अंदर की ओर, ठीक है, नीचे अंदर की ओर गति करती है। और डायफ्राम कहाँ को जाता है इसमें? डायफ्राम जो है, डायफ्राम जो है ऊपर की ओर गति करती है। डायफ्राम कहाँ की ओर गति करता है? ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर पूर्व स्थिति में आ जाता है। जिस तरह से क्या होता है हमारा जो है, हम देखते हैं कि कैसे वक्ष जो है फैलता है और किस तरह से सिकुड़ता है, ठीक है, ये बात हमने इसमें देखा। और फिर क्या देखा? अंतः श्वसन में ली गई ऑक्सीजन कोशिकाओं में क्या उपस्थित होती है? ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में, ठीक है, एवं जल में क्या कर देती है? परिवर्तित कर देती है, ठीक है, जल में क्या करती है? परिवर्तित कर देती है। और इस क्रिया में क्या होता है? ठीक है, इस क्रिया में जो है जैसे कि अंतः श्वसन में, ठीक है, क्या होता है? ऑक्सीजन कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज को जो है किस में बदल देता है? कार्बन डाइऑक्साइड एवं एवं किस में बदलता है? जल में, है ना, विखंडित कर देता है, जल में विखंडित कर देता है। और इस क्रिया में क्या होता है? ऊर्जा विमुक्त होती है, ऊर्जा विमुक्त होती है, ठीक है। जिसका उपयोग हम किस में करते हैं? जो दैनिक जीवन के पाचक क्रियाएं और पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया आदि में करते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया जो होती है, इसे ये कहाँ पर होती है? पूरी प्रक्रिया हमारी कोशिका में होती है, ठीक है। ये पूरी प्रक्रिया जो पाचन की क्रिया है, जो हम लोग दैनिक कार्य करते हैं, श्वसन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया, ये सब हमारे कोशिका में होती है। अतः इसे हम क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन कहते हैं, कोशिकीय श्वसन, ठीक है। हम लोग इसे क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन कहते हैं। चलिए, अब जो है जब हम दौड़ते हो, जब आप दौड़ते या कोई भी भारी काम करते हो, तब क्या होता है? आपका ज्यादा ऊर्जा खर्च हो जाती है, ठीक है। इस ऊर्जा की पूर्ति के लिए आपको क्या चाहिए होती है? ऊर्जा की पूर्ति के लिए अधिक ऑक्सीजन चाहिए होती है। जब आपको आपकी ऊर्जा अधिक जब खर्च हो जाता है तो उसकी पूर्ति के लिए आपको क्या चाहिए? अधिक ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जब आप हांफते हैं, जब मुंह खुल जाता है और जब आपका मुंह से सांस लेकर क्या करते हो? अतिरिक्त ऑक्सीजन की पूर्ति कर लेते हो, यानी आप हांफते हो, ऐसा मुंह खोल खोल के आप सांस लेते हो, तब जो हमें जो ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है उसकी जो है हम लोग पूर्ति कर लेते हैं। अब जो है हम लोग देखते हैं श्वासोच्छ्वास एवं श्वसन में क्या अंतर है, ठीक है।
श्वासोच्छ्वास और श्वसन में क्या अंतर है, इसको हम लोग जरा देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो आपके इसमें एक तालिका दे रखा है, तालिका कौन सी तालिका है, तालिका ये देखिए 8.1, इस तालिका को जरा आप ध्यान से देखिए। ठीक है, तो इसमें देखिए, इस तालिका में जरा देखिए कि क्या है। इसमें जो है श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीथिंग, यह यांत्रिक क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन अंतःश्वासित एवं अंतःश्वासित और कार्बन डाइऑक्साइड उच्च श्वसित होती है। तो ऑक्सीजन को क्या कहाँ को होती है, अंतर को जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, उच्च श्वसित होती है। फिर क्या है, इसमें क्या देख रहे हो आप, श्वसन में सबसे पहले हम इसको जरा देख लेते हैं। दूसरा है, ये कोशिकाओं के बाहर होने वाली क्रिया है, इसीलिए इसे बाह्य श्वसन कहते हैं, यानी कोशिकाओं के बाहर होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, बाह्य श्वसन कहते हैं, बाह्य श्वसन कहते हैं। और इस क्रिया में ऊर्जा खर्च होता है। ठीक है, ब्रीथिंग में क्या होता है, श्वासोच्छ्वास में हमारी जो ऊर्जा है वो खर्च हो जाता है। और श्वसन क्या है, रेस्पिरेशन क्या है। ठीक है, इसको जरा देखते हैं कि श्वसन क्या है। यह एक रासायनिक क्रिया है, क्या है ये एक रासायनिक क्रिया है जिसमें जिसमें क्या होता है, ग्लूकोज के अणु कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में अपघटित होता है एवं ऊर्जा मुक्त होती है। तो रासायनिक क्रिया है, इसमें ग्लूकोज के अणु कार्बन डाइऑक्साइड के तथा जल में क्या हो जाता है, अपघटित होता है, जिससे कि ऊर्जा मुक्त हो जाती है। और यह क्या है, कोशिकाओं के अंदर होने वाली क्रिया है, इसीलिए इसे कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। हम श्वासोच्छ्वास में क्या देखा हमने, कोशिकाओं के बाहर होने वाली क्रिया है, इसीलिए इसे बाह्य श्वसन कहते हैं। और इसमें जो है ऊर्जा क्या होती है, मुक्त हो जाती है। और इसमें क्या है, ब्रीथिंग में क्या है, ऊर्जा खर्च हो जाती है। ठीक है, तो श्वसन और जो है श्वासोच्छ्वास को आप क्या कीजिएगा, आप ध्यान से इस तालिका को लिखकर आप क्या करोगे, इसको पढ़ोगे। ठीक है, अब हम देखते हैं अन्य जंतुओं में श्वसन की प्रक्रिया। और भी जीव जंतु, जैसे हमने मनुष्यों का भी देखा, उसी तरह से हम क्या देखेंगे, जो अन्य जंतुएं हैं उनमें जो है श्वसन की प्रक्रिया कैसी है। ठीक है, अन्य जंतुओं में हम लोग क्या देखेंगे, श्वसन की प्रक्रिया को हम लोग देखते हैं। तो आप सबको पता है कि जैसे कि श्वसन के बिना क्या है, हम लोग कभी भी जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या, क्या सभी जीव जंतुओं में मनुष्य की भांति श्वसन अंग होते हैं? आपने देखा है कि किस तरह से किस किस तरह के कैसे कैसे जीव श्वास लेते हैं, है ना। प्रकृति में कुछ जीव जो है अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, वे कैसे होते हैं, एक कोशिक, हमने आपको बताया था ना, जो अत्यंत कैसे होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जिसको हम लोग किसके सहायता से देखते हैं, माइक्रोस्कोप के सहायता से देख सकते हैं। तो अत्यंत सूक्ष्म जो होते हैं वो उन्हें क्या कहते हैं, वो कैसे कितने कोशिक होते हैं उनके, एक कोशिक, है ना, एक कोशिक, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, है ना, आदि। और इन जीवों में श्वसन की प्रक्रिया शरीर की सतह से विसरण द्वारा होता है। तो कहाँ से होता है, शरीर की, इन जीव जो अत्यंत सूक्ष्म होता है, इनमें शरीर की सतह से होता है, शरीर की सतह से। ठीक है, क्योंकि इनके सारे अंग क्या नहीं होते, विकसित नहीं होते हैं। और जो बहुकोशिक होते हैं, और किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, बहुकोशिक, जैसे कि हम सभी हैं बहुकोशिक जीव, जैसे कि है केचुआ। अगर आप कोशी की बात करें, केचुआ है, केचुआ में श्वासन क्रिया कहाँ से होता है, केचुए में कैसे होता है, केचुए के त्वचा द्वारा होता है, यानी सभी का अलग अलग तरीका है। ठीक है, त्वचा द्वारा। और जो है कॉकरोच, कॉकरोच
एवं अन्य कीटों में श्वसन जो है उनके शरीर पर जो है पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, उनके शरीर में क्या होते हैं, जो पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और ये छिद्र श्वास रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं इन छिद्रों को? श्वास रंध्र। ठीक है, इन छिद्रों को क्या कहते हैं हम लोग? श्वास रंध्र कहते हैं, श्वास रंध्र कहते हैं। अब जो है मेंढक जो है जल तथा स्थल दोनों में पाए जाने वाला जंतु है, और इनमें हमने आपको बताया था कि श्वसन क्रिया कैसे होता है, फेफड़ों द्वारा एवं त्वचा द्वारा, है ना। जो मेंढक है, मेंढक में हमने क्या बताया था, जलीय और स्थलीय दोनों जीव है। तो मेंढक में कैसे होती है, इनकी जो श्वसन क्रिया है वो फेफड़ों द्वारा, यानी जब वो बाहर रहते हैं तब फेफड़ों द्वारा होता है, जब जल में रहते हैं तब कैसे होती है, उनकी त्वचा में से होती है। ठीक है, और जो मछलियां हैं, मछलियों में जो है कैसा होता है, मछलियों में किस तरह से श्वसन क्रिया होता है, मछली में जो उनकी गिल्स है ना, जो उनकी क्लोम बोलते हैं, क्लोम या गलफड़े यानी गिल्स द्वारा होते हैं, जो जलीय जंतुएं होती है। तो इसके कुछ चित्र जो है आपके किताब में दिखा रखा है, जरा उन चित्रों को जरा देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये देख रहे हो ना, एक एक की जो बात करेंगे, कॉकरोच में श्वसन क्रिया देख रहे हो, श्वसन नली, श्वसन थैली, श्वास रंध्र, देख रहे हो। तो जो है एक एक इसमें जीवों में क्या क्या होता है, अलग तरीके से होता है। ठीक है, उनके शरीर पर जो पार्श्व भाग में छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, वहां से क्या होता है, जैसे कॉकरोचों की जो छोटे छोटे छिद्र है, यहाँ से उनमें श्वसन क्या होता है, उनमें श्वसन प्रक्रिया होता है। ठीक है, और उसके बाद जो है ये देखिए, मछली जो है, मछली में कैसा होता है, गिल या क्लोम कहते हैं। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जो मछली है ना, ये जो क्लोम देख रहे हो है ना, गिल या क्लोम कहते हैं, इसमें से क्या होते हैं, इसमें से इसका श्वसन क्रिया होता है। ठीक है, और फिर अगर हम बात करेंगे, फिर उसके बाद फिर किसके बारे में बात करते हैं हम लोग, अगर पौधों के बारे में बात करते हैं, पौधों में श्वसन के बारे में बात करते हैं, तो ये देखिए उनमें जो है क्या क्या होता है। सबसे पहले इस चित्र को देखते हैं। तो जिस तरह से जो हम, जैसे कि हम क्या सुनते हैं, जैसे कि बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं कि जो है हम कि रात्रि में वृक्षों के नीचे नहीं सोना चाहिए, या सूर्यास्त के बाद क्या नहीं करना चाहिए, वृक्षों के नीचे नहीं खेलना चाहिए। क्यों, क्यों ऐसा क्यों होता है, क्या आपने जानने का प्रयास किया कि वो ऐसे क्यों मना करते हैं, क्या इसके पीछे क्या रीजन है ना। क्या पौधे भी जंतुओं की तरह श्वास लेते हैं? ठीक है, क्या हम लोग क्या सोचते हैं कि किस तरह से होता है, तो जंतुओं की तरह क्या होता है, पौधे भी श्वास लेते हैं, है ना। पौधों में श्वसन क्रिया होती है, क्योंकि उन्हें भी क्या करते हैं, जीवित रहने के लिए विभिन्न प्रकार के जैविक क्रियाएं करनी पड़ती है। जैसे आपने देखा होगा कि पौधे बढ़ते हैं, अगर आप पौधों को पानी ना दो तो वो मर जाते हैं, यानी सूख जाते हैं, है ना। इन क्रियाओं के लिए उन्हें किसकी जरूरत होती है, ऊर्जा की जरूरत होती है। पौधों भी अपना खाना बनाते हैं, है ना। पौधों में श्वास एवं सांस लेने के लिए, छोड़ने के लिए जंतुओं की तरह अंक नहीं होते। ठीक है, उनकी तरह क्या नहीं होते, अंक नहीं होते, पर उनकी जो पत्तियों में क्या होते हैं, ऐसे सूक्ष्म छिद्र होते हैं, पक्ष उसमें क्या होता है, सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिन्हें देख रहे हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोमेटो कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। ठीक है, ये देख रहे छिद्र देख रहे हो, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, जैसे ये खुला हुआ स्टोमेटा है, ये बंद हुआ स्टोमेटा है। ठीक है, तो उन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, जिससे कि क्या होता है, ये रंध्रों द्वारा, जिन्हें रंध्र कहते हैं, है ना, पत्तियों के सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिन्हें रंध्र कहते हैं, यानी स्टोमेटा कहते हैं। और इन रंध्रों में से जो ऑक्सीजन होता है, इन रंध्रों में से क्या होता है, ऑक्सीजन यानी O2 तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान विनिमय होता है। ठीक है, पत्तियों के नीचे जो सूक्ष्म छिद्र जो बने होते हैं। और पौधों में भी क्या किसकी क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसमें से वे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को क्या होती है, उसमें प्रयुक्त होती है, तथा ऑक्सीजन को बाहर विमुक्त करते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड
प्रयुक्त होती है, जिसमें पौधों के प्रकाश संश्लेषण में और ऑक्सीजन को बाहर की तरफ निकालते हैं। और दिन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का अनुपात संतुलित रहता है। तो श्वसन की क्रिया प्रत्येक क्षण जंतुओं एवं पौधों में होती रहती है। और रात्रि में क्या होता है, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग नहीं होने से इसकी मात्रा ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए क्या कहते हैं कि रात के समय पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, है ना। ये देख रहे हो, ये है, ये चित्र आप जरा बना भी दीजिए, आपके किताब में जो चित्र है उसे बनाइएगा 8.7। ठीक है, ये है क्लोरोप्लास्ट है, ये क्या है, एपिडर्मल कोशिकाएं है, बंद स्टोमेटो है ना, रक्षक कोशिकाएं है, खुला हुआ स्टोमेटा है। तो स्टोमेटो जो है, एपिडर्मल कोशिकाएं, इन सबको क्या कीजिएगा, आप जरा बना दीजिएगा। और ये इनकी जो है रक्षा करती है, रक्षक कवच के रूप में रक्षित कोशिकाएं। तो आपके किताब में जो चित्र दे रखा है उस चित्र को क्या कीजिएगा, आप उसको बना दीजिएगा। तो इससे हमें ये पता चला कि पेड़ पौधे भी क्या लेते हैं, श्वास लेते हैं, है ना। पेड़ पौधों में भी क्या होती है, श्वास लेने की क्रिया होती है। वे भी क्या करते हैं, अन्य जंतुओं की तरह उनमें अंक नहीं होते, पर क्या होता है, उनके पत्तियों में, उनके जो पत्तियां जो होते हैं, पत्तियों में सूक्ष्म छिद्र होते हैं, है ना, सूक्ष्म छिद्र होते हैं, छिद्र होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। रंध्र, या अंग्रेजी में क्या कहेंगे, जिन्हें स्टोमेटा कहेंगे। ठीक है, और रंध्रों में से जो है ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान होता है। और पौधों में किसकी क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसमें इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रयुक्त होती है और ऑक्सीजन बाहर को मुक्त होता है। और दिन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन ऑक्सीजन का अनुपात कैसा रहता है, संतुलित रहता है। श्वसन की क्रिया जो है प्रत्येक क्षण जंतुओं एवं पौधों में होती रहती है। पर रात के समय क्या होता है, रात में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण रात में नहीं होती है। ये क्या होता है, कब होता है, दिन में होता है। तो इसीलिए क्या होता है, जब रात को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है तो जो ऑक्सीजन की मात्रा जो है, यानी किसकी मात्रा जो कम हो जाती है, ऑक्सीजन की। ठीक है, ऑक्सीजन यानी O2, ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यानी CO2 की मात्रा जो है बढ़ जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, हमें क्या कहते हैं कि इस रात के समय पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो इस पार्ट में हमने क्या क्या देखा कि सभी जीव श्वास लेते हैं और श्वास में ऑक्सीजन युक्त हवा का उपयोग करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को त्याग देते हैं। और श्वास लेने की क्रिया अंतःश्वासन, छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, उच्छ्वसन कहते हैं। और शरीर की गतिविधियों को बढ़ाने से श्वसन की दर बढ़ जाती है ना। केंचुओं में श्वसन त्वचा के द्वारा, मछलियों में गलफड़ों के द्वारा होती है। और अन्य जीवों के बारे में भी हमने देखा। पत्तियों में कैसा होता है, नन्हे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं और इन्हीं रंध्रों से गैसों का विनिमय होते हैं। तो हम लोग आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। जितनी बातें आपको आज कक्षा में बताई है उन सबको क्या कीजिएगा, आप अच्छे से पढ़कर आइएगा, याद करके आइएगा। ठीक है, और अगले कक्षा में हम फिर मिलते हैं। जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।